नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी सबमिट होते ही लगातार विपक्षी दलों ने उस रिपोर्ट को निकारा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खुद के जो कार्यकर्ता था उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया। इन सब विषयों पर बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलमान निजामी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ नेशनल डिबेटर भी हैं। बड़ी तमन्ना थी कभी अपने चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि बुलंद आवाज़ है कांग्रेस की, यूं कहें कि आम जनता के मुद्दों को, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, उनको बड़ी बेबाकी से नेशनल टीवी चैनल्स पर वो उजागर करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमने आपकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी देखी। रिपोर्ट्स में ये देखने को मिला है कि हमेशा आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट सेकंड रिपोर्ट जो सबमिट हुई एक शगुफा है, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों को बढ़ावा देने का काम किया। आप किस तरह, किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, जब से भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तो उन्होंने बस यही शगुफे छोड़े हैं मार्केट में, ताकि लोगों का ध्यान हटे मेन मुद्दों से। चाहे उसमें विकास की बात हो, चाहे उसमें रोजगार की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे ज़मीनों की बात हो, चाहे हमारे राइट्स जो उन्होंने छीने उसकी बात हो। और जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस उन्होंने किया है वो एक मजाक है। वो आप देखिए, पुंछ और अनंतनाग का कोई मेल नहीं है। जिस तरीके से पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, उसमें आप बताइए कि गरीब जो वोटर है वो कैसे अपने सांसद से मिलेगा? उसको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर वो पुंछ जाएगा। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाकों में आप जाइए, चिनाब वैली जाइए, गांदरबल जाइए और यहाँ पुंछ रजौरी जाइए, तो एक विधायक से मिलने के लिए गरीब व्यक्ति कैसे जाएगा? उसको 4-5 पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे। हमारी सरकार में गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने नियाबतें, तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट इसलिए बनाए ताकि गरीब लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अगर डोडा में एक डिस्ट्रिक्ट था, हमने वहां किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट दिया, रामबन में डिस्ट्रिक्ट दिया, ताकि रामबन के व्यक्ति को तकलीफ ना पहुंचे। पहाड़ी इलाके हैं, बर्फें पड़ती हैं, ताकि वो डोडा जाने में उसको तकलीफ ना पहुंचे। तो अब जो अनंतनाग से व्यक्ति जाएगा सांसद से मिलने, उसको पहले जम्मू पहुंचना है, फिर उसको पुंछ पहुंचना है, फिर वहां उसको खर्चा आएगा, फिर रात को होटल में रहना, तो गरीब आदमी का एक्सेस नहीं है। तो ये तकलीफ में डालने वाला काम किया है। हमने तकलीफ नहीं पहुंचाई जम्मू कश्मीर की आवाम को। हमने इसलिए डिस्ट्रिक्टें बनाई ताकि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। अब डिलिमिटेशन प्रोसेस आया है क्योंकि इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में ये हार रहे हैं, और ये टाइम पास करने के लिए ये डिलिमिटेशन एक सीट को कहीं और के साथ जोड़ दिया। अब कैसे लोग मिलेंगे उस विधायक से? इसीलिए हमने अपोज किया, और हम चाहते हैं कि जो जो हमसे चीजें छीनी गई हैं वो हमें वापस मिले। अब ये दावा करते थे कश्मीर में जो है 370 हटेगा तो कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाएंगे। आज उनका पैकेज भी छीन लिया इन्होंने, वापस तो कोई गया नहीं। पार्लियामेंट में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि वहां कश्मीर में सिर्फ एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी है। कश्मीर में कैसे लोग रहेंगे या बसेंगे? क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं है, वहां इनसिक्योरिटी है, आतंकवादी हमला कोई ना कोई आप देखते हैं कश्मीर में होता है। इस बार तो सिविलियन किलिंग्स भी हुई, तो कश्मीर में हालात बेहतर नहीं हुए। इस बार चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद किया है। सलमान साहब, 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद की जम्मू कश्मीर के हालात पर किस तरह से आप अपना व्यूज रखना चाहेंगे? क्योंकि कहा यह गया था खुशहाली ही खुशहाली होगी और आतंकवाद का बिल्कुल सफाया होगा और नौकरियां ही नौकरियां होगी, यानी बाहर से जो कंपनीज आएंगे हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप किस नजरिए से देखते हैं कि वाकई वो चीजें हुई हैं? देखिए, आज मैं जम्मू कश्मीर के चाहे युवाओं को देखता हूं, सड़कों पे नजर आते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, और जो नौकरियां हमने दी थी, चाहे कैजुअल लेबर्स हों, चाहे मेडिकल असिस्टेंट्स हों, चाहे क्लास 4th हों, चाहे आर्टीज हों, चाहे रहबरे खेल के एम्प्लॉयज हों, उनको इन्होंने निकालने का काम किया है। नई रिक्रूटमेंट कोई हुई नहीं है। अगर नई रिक्रूटमेंट होती भी है, 100 पोस्टें किसी डिपार्टमेंट में ये लाते भी हैं, लेकिन उसके दावेदार तो पूरे देश के जो युवा हैं वो होंगे। तो आज जो जमीन है, जमीन कश्मीर में तो कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं है, तो जमीनें जम्मू में खरीदी जा रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जम्मू के जो प्रॉपर जम्मू के लोग हैं वो बॉर्डरों में रहना शुरू हो जाएंगे। जो जम्मू की पहचान है, आइडेंटिटी है, वो भी छीनी जा रही है। और 370 के बाद इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे। आप जम्मू के रघुनाथ बाजार में जाइए, कनक मंडी में जाइए, कच्ची छावनी जाइए, वहां दुकानदार से पूछिए, आप जाती भी हैं, आप पूछिए उनसे कि क्या आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आप कश्मीर में जाइए,
लाल चौक जाइए, किसी शिकारा वाले से मिलिए, आप उससे पूछिए कि आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। अब जमीनों को हड़पने का काम जो इन्होंने हम पे एलिगेशन लगाया, अरे इन्होंने तो रोशनी में हड़पी हैं जमीनें, लेकिन जब इनको एक्सपोज किया हमने, उसमें नाम जो सामने आया, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नाम दिए वो इनके नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जमीनें हड़पी हैं, और उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। 2 साल से उस इलेक्शन के बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। यानी ये मुद्दे सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही उजागर होते हैं। बिल्कुल, जो रोशनी स्कैम था आज क्यों नहीं, हमने तो चैलेंज किया इनको कि हमें, आपने कई डिबेट्स मेरी देखी होंगी, तो मैंने पब्लिकली कहा कि अगर हमारे किसी नेता ने जमीन हड़पी है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो जब हमने, आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि रोशनी स्कीम आजाद साहब ने लाई थी गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, ना कि भाजपा के नेताओं को। भाजपा के नेताओं ने वो जमीनें हड़पी जब हमने डिमांड की कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और नेता कौन फंसे उसमें? भाजपा के, जिन्होंने आर्मी की, जो देशभक्ति की बात करते हैं, वो आर्मी की जमीन हड़पी है इन्होंने। तो जब हमने वो बात की तो इनकी बोलती बंद हो गई, वो फाइल को इन्होंने क्लोज कर दिया। अरे अब तो हमारे नाम सामने आ गए, अब रोशनी पे कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने जो हमारी खूबसूरत रियासत थी, जो लद्दाख के लोग, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग आपस में एक होके रहते थे, उनको तोड़ने का काम किया। पहले इन्होंने एक ऑडियो वायरल हुआ था रविंदर रैना जी का, जो उस ऑडियो के माध्यम से, और जब उनसे सवाल किया गया हमारे सहयोगी पत्रकारों ने, तो कहा गया ये ऑडियो है, मानते हैं, बट 8 महीने पुरानी है। क्या कहेंगे कि डिलिमिटेशन की जो सेकंड रिपोर्ट तो अभी जो सबमिट हुई है, देखिए, 8 महीने से पहले पता था ये वाला इलाका यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। इनकी जो गाड़ी है ना, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई, इनकी औकात नहीं है अब गाड़ी में चलने की भी। अगर इनकी औकात होती गाड़ी में चलने की तो ये इलेक्शन करवाते, इलेक्शन से डरते हैं। अब ये एक, वो कहते हैं ना कि एक साजिश के तहत ये चाह रहे हैं कि कहां कहां कमजोर कांग्रेस है, कहां कहां एनसी कमजोर है, उनके हम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं डिवाइड करेंगे, काटेंगे ताकि हमें फायदा हो। ये मैं कहता हूं 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर ये इन्होंने बनाई हैं, ये 90 क्या 180 भी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए जम्मू कश्मीर में, तब भी बीजेपी हारेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी। जब भी हम सवाल पूछते हैं भाजपा के नेताओं से, उनका एक ही तर्क होता है कि कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की ये पाप की घटी है। चाहे हम बात करें डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, होमगार्ड की, जिनकी होमगार्ड्स की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने खुद कहा था कि आपका मसला हल होगा। पर जब हम बात करते हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पर ही सीधा निशाना साधते हैं कि सारी करता धरता जो कांग्रेस पार्टी थी, या कहीं ना कहीं देश विरोधी पार्टी घोषित करने की लगातार प्रयास रहते हैं। देखिए जिन्होंने नौकरी में लगाया उस पे सवाल उठ रहे हैं, जो नौकरी से निकाल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने उन लोगों को लगाया था नौकरी में, उनको रोजगार दिया था, आपने तो छीन लिया रोजगार, तो सवाल उन पे होने चाहिए कि हम पे होने चाहिए। अगर गुलाम नबी आजाद साहब का टाइम कंप्लीट होता, उन्होंने तो कई हजार नौकरियों का प्रपोजल रखा था कि मैं 1 या 1.5 लाख नौकरी फिर दूंगा, तब से कोई नौकरी नहीं हुई। इन्होंने 3 गवर्नर्स को चेंज किया। एक गवर्नर ने कहा 50,000 नौकरी दूंगा, वो चला गया। दूसरा आया, उसने बोला 1 लाख दूंगा, वो भी चला गया। तीसरा आया 1.5 लाख दूंगा, वो भी चला गया। अब तो बजट में 60 लाख नौकरियों की अब बजट, लेकिन ये नौकरियां आएंगी कहां से साहब? आप मुझे बताइए, जब जीडीपी देश की माइनस में चल रही है, बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, उसकी 8% से ज्यादा जीडीपी है, हमारी देश की जीडीपी ही नहीं है, तो नौकरियां कहां से आएंगी? और जो नौकरियां, अगर आप 1 लाख नौकरी भी लगाते हैं तो देश बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी है, कितने लोग रोजगार की तलाश में धक्के खा रहे हैं, तो वो दावा करेंगे हमारी नौकरियों पे? तो क्यों लड़ रहे हैं ये बाकी राज्यों के लोग? आंध्र प्रदेश में भाजपा ने वादा किया उनसे कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी नौकरियां हमें मिलेंगी। ये 370 हटने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो क्यों वो लड़ रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए? क्यों हर स्टेट का व्यक्ति, नेता ये कह रहा है कि हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए? क्योंकि अब नौकरियां रही नहीं, इसलिए हमारे पास जो था वो हमसे छीना गया। और इस वक्त ये अगर 1 लाख बोले, 5 लाख बोले, ये 10,000 नौकरियां भी नहीं दे सकते। सलमान जी, एक बहुत ही इशू था हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी को कर्नाटक में, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा था या हिजाब या किताब, और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था हिजाब भी और किताब भी। आप किस तरह से इस सारे विषय को देखते हैं? देखिए, जब जब इलेक्शन आता है तो ऐसे इशू सामने आते हैं। ये विकास पे बात नहीं करेंगे, ये पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, डीजल पे बात नहीं करेंगे, ये गैस पे बात नहीं करेंगे, ये
रोजगार की बात नहीं करेंगे, नौकरियों की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे, चाइना पे बात नहीं करेंगे। ये ऐसे मुद्दे जानबूझ के लाते हैं मीडिया को बिजी रखने के लिए, और जो हमारी जनता है उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। अब देश का संविधान जब हमें इजाजत देता है कि आप किस रंग का कपड़ा पहने, जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी से आते हैं तो वो भगवा रंग का कपड़ा पहन के पार्लियामेंट जाते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है उससे। वो किसी भी रंग का कपड़ा पहने, उनको संविधान इजाजत देता है। अब कई कॉलेजेस में जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो स्कर्ट भी पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं, तो अब हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अब मुसलमान धर्म में हिजाब है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो मुसलमान औरतें हैं वो सिर्फ हिजाब ही पहनती हैं। अब मैं मुसलमान हूं, मुझे ये है कि इस्लाम में टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, मैं नहीं रखता, ये मेरा अपना चॉइस है। तो ऐसे ही हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम अफगानिस्तान में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में नहीं रहते। आप ही तुलना करते थे पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। अरे देखिए वहां उनकी बेटियों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। आप मलाला पे आपने कितना सपोर्ट किया, ये बकजन तो मलाला को सपोर्ट कर रहे थे, देखिए उन्होंने जुल्म किया, उसके साथ स्कूल नहीं जाना। आज तो आप उनसे बदतर कर रहे हैं। तो इसलिए देश में कल को ये कहेंगे कि ये सिख धर्म के लोग जो हैं पगड़ी पहनते हैं, कल को इनको पगड़ी घर में छोड़नी हो तो ये स्कूल जो है पगड़ी के बिना तो हमने ये भी किया था कि आज ही ये चीजें क्यों उजागर हो रही, कहा गया कि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। नहीं, मैंने कहा ना, भाजपा जब जब फंसती है इलेक्शन में, जब इनको लगता है कि भाई हमारी जो गाड़ी का इंजन है वो एक्सपायर हो गया है, अब हमें मुसलमानों को बीच में लाना है, दलितों को बीच में लाना है, राम मंदिर को बीच में लाना है, मस्जिद को बीच में लाना है, अजान को बीच में लाना है, तो इसी पे चर्चा होती है। चर्चा जो है कॉलेजेस पे नहीं हो रही है कि कितने कॉलेज बनाने हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनानी है, कितनी नौकरियां देनी है, कितना रोजगार देना है, उस पे बात नहीं होती। ये जानबूझ के मुद्दे उठाए जाते हैं। जैसे हमने देखा दिल्ली इलेक्शन जब थे, सीए का मुद्दा आया, मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं देंगे, इतना माहौल, दंगे भी हुए, कई लोग मर गए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद कभी आपने सुना सीए पे कोई बात हो रही है? क्या बीजेपी ने वो किया? कोई देश का नागरिक यहां से बाहर गया? इलेक्शन से जुड़ी बिल्कुल इलेक्शन, देखिए हिजाब कंट्रोवर्सी है ही इलेक्शन का मुद्दा। ये हर इलेक्शन में मुसलमानों को बीच में लाते हैं, उनको बलि का बकरा बनाते हैं, ताकि ये जो पोलराइजेशन जो है, इनको लगता है कि हम देश में पोलराइज करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे पॉलिटिक्स करेंगे और हम सत्ता पे आते रहेंगे। लेकिन ये इनकी बेवकूफी है, ये फेल हुए। बंगाल में भी, राजस्थान में भी, हर जगह धर्म, ये देश गांधी का देश है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब पेट में कुछ खाने को ना हो, हम क्या करेंगे मस्जिदों का और मंदिरों का? खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। क्या करेंगे? कई लोग मर गए, किसानों ने आत्महत्याएं की, माइग्रेंट वर्कर्स को हमने देखा पांव पे छाले पड़ गए, अपने घर पहुंचते पहुंचते मर गए। तो देश कहां जा रहा है? हमें अगर एक होते, हम अगर हम चर्चा जो है विकास की करते, हम एक होने की चर्चा करते, आज पाकिस्तान की जुर्रत नहीं थी वो कश्मीर में हमले करता, आज चाइना की जुर्रत नहीं थी, इतने सालों उसने जुर्रत नहीं की कि वो गलवान में घुसता और दावा करता, वहां तो आज कॉलोनियां बन गई। तो जब हमारे देश के लोग एक होंगे, तभी कोई दुश्मनी मुल्क जुर्रत नहीं करेगा अंदर घुसने की और कोई हमला करने की। सलमान जी, 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या किस हद तक जनता का विश्वास जीत पाएगी? जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे कि आने वाले समय जिस तरह से इलेक्शन आ रहे हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं हर समय जो कि कांग्रेस को एक विपक्ष के तौर पर यह कटाक्ष में रखती है, हमेशा कटघरे में खड़ा रहती है, और वहीं पे दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस को सामने आना चाहिए विपक्ष के तौर पर, उस तरह से खुल के क्यों नहीं आ रही कांग्रेस? ये 2 सवाल रहेंगे। नहीं, देखिए इस वक्त मीडिया जो है आप जैसा नहीं है, मीडिया बिल्कुल कैप्चर किया गया है। मीडिया वही बोली बोलता है जो भाजपा उसको बोलती है। डिक्टेटरशिप है देश में, और विपक्ष सड़कों पे हर जगह नजर आ रहा है। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब ने पूरा जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो, और किस तरीके से लोग आए, और उन्होंने हर स्पीच में यही बात की कि हमारी नौकरियां वापस होनी चाहिए, हमारी जमीन वापस होनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। कांग्रेस सड़कों पे नजर आता है, चाहे दिल्ली में है, हम बेबाकी से बोलते हैं, हर इश्यूज पे हमने बोला। और इस वक्त जो माहौल है देश का, वो ये है कि भाजपा हर एक उस आवाज को दबाने का काम कर रही है जो आगे। हम पे भी कई हमले हुए, हम दिल्ली में राजनीति करते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे कई जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया कि नई नई पार्टियां बन गई, कल तक वो पीडीपी के साथ थे, आज अपने बन गए, क्योंकि ये
ऐसे अपॉर्चुनिस्ट एक समय वो था कि गुपकार गैंग के नाम से उनको पुकारा जाता था। गुपकार आज जब वहां पर आए हैं, वही हम बार बार पूछते हैं, आपसे भी यही पूछेंगे, ऐसा कौन सी वॉशिंग मशीन है, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है भाजपा के पास? वही गुपकार गैंग जब भाजपा में शामिल होते हैं, धुलकर, जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा होता है कि धूप सी सफेदी खिल खिल कपड़ों में आती है, तो वैसे होकर बाहर आते हैं। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है सर? देखिए, पैसा है ना, अंबानी इनके साथ है, अडानी इनके साथ है। अब किसानों ने अगर विरोध नहीं किया होता, अपने जाने नहीं दी होती, तो आज जमीनें हमारी अंबानी और अडानी हड़प लेता। हम क्यों लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? हम नहीं चाहते, अब कश्मीर में किसी ने जमीन तो खरीदी नहीं। जो असर होगा वो जम्मू पे असर होगा ना। अगर यहाँ इंडस्ट्रियां बाहर की आ गई, यहाँ इंडस्ट्रियों का नॉइज पोल्यूशन, जब जम्मू में हवा में काला की कालक होगी, तो जम्मू के लोग कहाँ होंगे? वो गांव में चले जाएंगे, सिटी में कोई नहीं रहेगा, पहचान तो रहेगी नहीं। और इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया जाए। यहाँ वॉशिंग मशीन का काम किया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की कमजोरी है। मैं आपको साफ बोलूं कि उन लोगों पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उन लोगों को लीडर बनाते हैं जिनका बैकग्राउंड पता है कि वो लोग कल तक पीडीपी में थे, तब तक उनको महबूबा मुफ्ती से कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो सत्ता में थे, उनको मिनिस्ट्री थी, ऐश कर रहे थे, लूट रहे थे। जैसे मिनिस्ट्री खत्म हो गई, नई पार्टी बनाई, अब उसको बोला अरे महबूबा मुफ्ती पुरानी हो गई है, हम नए हैं, हम आपके नए दोस्त हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता को समझना चाहिए कौन व्यक्ति उनके लिए सेंटर लेवल पे लड़ रहा है। किस व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म का है, किस जात का है। वो गुलाम नबी आजाद साहब थे, और वो बेबाकी से जम्मू कश्मीर की वकालत पार्लियामेंट में करते आए हैं। जब भी उनको पावर मिली, कोई मिनिस्ट्री मिली, चीफ मिनिस्टर मिली, वो आप किसी से भी पूछिए कि उन्होंने क्या काम किया। सलमान जी, हम मानते हैं ना कि डिक्टेटरशिप चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है आज के दौर में, अगर हम जम्मू कश्मीर के मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को भी दबाने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। किस तरह से आप नजरिए से देखते हैं कि जिस तरह से वो भी, जिस तरह से नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं, क्या मीडिया को भी वैसे ही ले जाना चाहते हैं कि उन्हीं की तर्ज पर चले, उन्हीं की तर्ज पर राग लापें? नहीं, बिल्कुल हुआ, ये नेशनल लेवल पे भी हुआ। क्या कई ऐसे चैनल हैं, जब नेशनल डिबेट आपकी होती है, हम देखते हैं आपके भी काफी आक्रमण करने आ जाते हैं। नहीं होता है। देखिए ये माहौल ऐसा है कि जो हिटलर की अप्रोच थी वो ये थी कि वन मैन शो, वन मैन आर्मी, वन मैन शो या आर्मी बोल दीजिए उसको। यहाँ टू मैन आर्मी है। जो मोदी और अमित शाह बोलेगा वही होगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा या उसको जेल में जाना। बोलकर भी नहीं होता ना। हाँ, सलमान जी, अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर कहा था, जम्मू की जनता को संबोधित किया था, डेली वेजेस को, कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। आपने कहा जो होते हैं वही करते हैं, पर ये बोलते हैं पर होता कुछ नहीं, क्योंकि कहकर गए थे आज तक डेली वेजेस भी। और हम भी उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे है भाई जनाब। आपने अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, हमें तो भी कुछ बताइए ना। इन्होंने तो वही बात हो गई ना कि इन्होंने तो वही कहा था कि 15 लाख भी आ जाएंगे आपके अकाउंटों में। अभी भी लोग ख्वाब देख रहे हैं उसके। तो इन्होंने हमेशा झूठे वादे किए। हमने जो राजनीति की, हमने प्रैक्टिकल और ऑनेस्टी वाली राजनीति की। हमारे नेता पे कोई भी इल्जाम नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है। उन्होंने जो काम किए, जो उन्होंने वादे किए, वो हमने पूरे किए। जम्मू कश्मीर में कितनी नौकरियां हमने लगानी थी, अगर आजाद साहब को सत्ता से इस्तीफा नहीं देना पड़ता तो हमने नौकरियां लगाई होती, हमने और कॉलेज बनाए होते, और यूनिवर्सिटियां बनाई होती, जो हमने किया जम्मू कश्मीर में। और ये सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं, और इनको लास्ट में जब इलेक्शन होता है इनको हिंदू मुसलमान करवाना होता है, जो इन्होंने डीडीसी में भी कोशिश की रोशनी एक्ट पे, और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो संजीदा हैं, समझदार हैं। इस बार 50 बार की बहुत बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, इस बार 50 पार। पर विपक्षी साफ तौर पर कह रहे हैं लखनपुर पार। पर आज जो डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर का धरना था, आज तो उन लोगों ने भी कह दिया इस बार 50 पार नहीं। इस बार कहां से 50 पार करेंगे? ये है ही कहां? हमने डीडीसी में देख लिया, जम्मू की कुछ सीटों पे इनका दावा है, उससे बाहर तो नहीं है, और उसका इनको सहारा लेना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ये घुटने तले जो है महबूबा मुफ्ती के बाद में टांगे दबाते थे, इनको फिर बाद में जो है उन्हीं कश्मीरी नेताओं की टांगे दबानी पड़ेंगी, तभी ये आ सकते हैं। कश्मीर में तो ये जीरो हैं, चिनाब वैली में तो जीरो हैं, पीर पंचाल में तो जीरो हैं। कहां से सीटें आएंगी? रामबन देखिए, बानीहाल देखिए, यहां आपका उधमपुर देखिए, कहां है बीजेपी? जम्मू की 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी है। सरकार कहां से लाएंगे? सरकार तो बन नहीं पाएगी ना। तो फिर इनको गुलामी तो उन्हीं नेताओं की करनी है। कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर आज जनता का जो हम आपसे बात जो रख रहे हैं, जनता कहती है नहीं, पुराने वाले दिन ही अच्छे हैं।
पुराने वाले हमें बुरे दिन ही चाहिए इन अच्छे दिनों से। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जनता का अब आज जनता जो है पछता रही है कि नहीं वाकई जो पुराने वाले बुरे दिन थे वो अच्छे, कहीं ना कहीं ये जो इसका फायदा जो कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को मिल पाएगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने कभी जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं देखा कि लद्दाख के लोग जो हैं उनको इग्नोर करिए, जम्मू के लोगों को इग्नोर करिए, कश्मीर के लोगों को इग्नोर करिए। जो काम आप जम्मू में आज देख रहे हैं, फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, सड़कें बनी हैं, जितना भी जम्मू में काम हुआ है तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ। यहाँ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। जीएमसी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। गांधीनगर अस्पताल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कुटवा में डिस्ट्रिक्ट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इन्होंने कोई नया काम किया नहीं। और लोग भी यही कह रहे हैं कि जो हमारा माहौल था, जम्मू के डोगरे जो थे उन्होंने तो पनाह दी कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी मुसलमानों को भी। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, चिनाब वैली देखिए आप, पीर पंचाल देखिए, वहां से मुसलमान भाग के जम्मू आए। जम्मू के डोगरों तो नहीं कहा कि इन्होंने कब्जा कर लिया हमारे यहाँ पे, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया। ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में आप जाते हैं, कोई किसी अमरनाथ यात्रा पे हमला होता है, कश्मीर के लोगों ने तो खून दिया है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति 1947 से पाकिस्तान नहीं गया। क्या गया कोई? हम मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट थे लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि आपने हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपको हक देंगे, ये स्पेशल स्टेटस देंगे, आपको राइट्स देंगे, आपको रोजगार देंगे जो आपको वहां नहीं मिल सकता है। उसी उम्मीद से हम जुड़े थे अभी तक और आगे भी जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। लेकिन जिस तरीके से अब छीनी जा रही हैं हम चीजें, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को फर्दर तबाह मत करो। सलमान जी, जाते थे आखिरी सवाल, जो 5 राज्यों में जो इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है, किस जगह कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ा पाती है? देखिए, कांग्रेस हर जगह है। पंजाब में मुकाबला कांग्रेस का है आम आदमी के साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। गोवा में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। यूपी में भी कांग्रेस लड़ रही है। और हमारी नेता जो प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जहां जहां विपक्ष की पार्टियां लड़ रही हैं उनको कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत हो, हम सामने आएंगे। क्योंकि हमारी भाजपा को आने नहीं देना है, भाजपा को नहीं आने देना, किसी भी नहीं। देखिए, हर स्टेट में कांग्रेस ने ये चाहा, जहां जहां कांग्रेस कमजोर थी हमने विपक्ष की पार्टियों को मजबूत करने की कोशिश की। चलिए आप ही लड़िए, हमें सत्ता की लालच नहीं है, हमने देश बचाना है। हमारा जो गांधी जी का देश है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मोहब्बत से रहें, सब अमन से रहें, हम यही चाहते हैं। हमें लालच नहीं है सत्ता में आने का। अगर सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को लालच होता तो वो मनमोहन सिंह जी को 2 टर्म नहीं देते, वो खुद ही आ जाते। कांग्रेस आए या ना आए, बट ये है कि भाजपा को नहीं आने देना। नहीं, कांग्रेस भी आएगी, विपक्ष के साथ मिलकर आएगी। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो सेकुलर विचारधारा है। जो उस विचारधारा को मानता है उसको वेलकम हम करते हैं। धन्यवाद सलमान जी हमारे साथ जुड़ने का। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन और नेशनल डिबेटर सलमान निजामी जी, जिन पर काफ़ी सारे विषयों पर हमने बात की है। पर जो बिल्कुल कंक्लूजन जो निकला वो नहीं, ये निकला है कि कांग्रेस पार्टी जरूर आएगी, चाहे बेशक विपक्ष के साथ आएगी, पर कहीं ना कहीं चेतावनी है भाजपा के लिए कि भाजपा को आने देना नहीं, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े। पर जिस तरह से भाजपा ने जन विरोधी नीतियों को लाया, जिस तरह से भाजपा ने युवा विरोधी नीतियों को लाया, जिसके चलते आज जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो जनता से छुपे नहीं हुए हैं। अब देखना ये है कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, ये वाले अच्छे दिन चाहती थी या कहीं ना कहीं पुराने वाले बुरे दिनों की कामना थी। अब जनता के ऊपर है कि जनता किसको अपनी जीत का सहरा उनके सर पर बांधती, किसे अपना आशीर्वाद देती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।